आपत्ती व्यवस्थापन टीमच्या माध्यमातून आपल्या वर जे येणाऱ्या वेगवेगळ्या आपत्ती आहेत, काही नैसर्गिक आपत्ती असतील, काही मानवनिर्मित आपत्ती असेल, त्या आपत्तीला सामोरे कसं जायचं किंवा त्या संकटाला सामोरे कसं जायचं याची माहिती, त्याचप्रमाणे त्याचं प्रात्यक्षिक आपल्याला इथून या सर्व प्रमुख व्यक्तींच्या मार्गदर्शनाने त्याचे प्रात्यक्षिक आपल्याला बघायला मिळणार आहे. तत्पूर्वी उपस्थित जे प्रशिक्षणार्थी आहेत त्यांचं स्वागत करणं हे आपण आपलं आद्य कर्तव्य समजून आजच्या या व्यवस्थापन समितीचे जे प्रमुख आहेत की जी टीम पालघर जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन इथून आपल्याकडे तहसीलदार कार्यालय मोखाडा यांच्या माध्यमातून आपल्या विद्यालयापर्यंत पोहोचलेली आहे. त्याचे प्रमुख जे आहेत इन्स्पेक्टर मुकेश कुमार बनिया, 5th बटालियन पुणे. मी विद्यालयाचे प्राचार्य श्री गुले सर यांना विनंती करतो की गुलाब पुष्प देऊन त्यांचं आपण स्वागत करायचं आहे. आदरणीय मुकेशजी कुमार बनिया. कार्यक्रम बाजूला ठेवून, त्यांचं नियोजन बाजूला ठेवून, तुमच्या नियोजनानुसार, आपल्या नियोजनानुसार ते या ठिकाणी आलेले, त्याबद्दल मी विद्यालयाच्या वतीनं त्यांचं पुनश्च एकदा आभार व्यक्त करतो. क्लॅप्स गो. विद्यार्थी मित्र हो, इयत्ता 9वीला आणि 10वीला विज्ञानामध्ये हे विषय आहे आपत्ती व्यवस्थापनाचे. आपत्तीचे अनेक प्रकार आहेत, ते शिकलेले आहेत. पण माझ्या समोर यावर्षी एक अशी आपत्ती आलेली, 9वी 10वीच्या मुलांना माहिती आहे. मी मागे एकदा उल्लेख केला, पाठीमागं कचरा झालेला होता आणि सिलेंडर घेऊन गेलो आणि सिलेंडर संपून गेले. ते मुलं आणि आमचं काय झालं ते मुलांना आणि आम्हाला माहिती. दुसरी आपत्ती अशी आली विद्यार्थी मित्र हो, आपलं जे ऑफिस आहे त्या ऑफिसमध्ये एक दिवस एक मामा सकाळी ऑफिस झाडत होते आणि ऑफिस झाडताना त्या ठिकाणी शॉर्ट सर्किट झालं आणि आग यायला लागली इलेक्ट्रिकची. आणि माझ्या मामांनी काय करावं, पाण्याची बादली घ्यावी आणि तिथं ओतावी का, ओतायला पाहिजे का, हा मोठ्याने बोला, ओतायला पाहिजे का. ती घटना झाली, सत्य आहे, त्याला मी साक्षीदार आहे, अख्खे आमचे सहकारी हे आहे. पण जर आपल्याला माहित असलं, आपल्या समोर काही घडलेलं असलं, तर मग आपत्ती कधी पण येऊ शकते. तर या ठिकाणी हे आलेले आहेत, त्या टीमचं मी परत एकदा स्वागत करतो आणि तुम्हाला मी विनंती करतो की अत्यंत गंभीरतेनं हा विषय तुम्ही ऐकून घ्या, समजून घ्या. कारण की अशा टीम येणं याला सुद्धा भाग्य लागतं. असं प्रशिक्षण मिळणं
मिलिटरीतली लोक आहेत ती काय, आणि ते तुम्हाला देणार आहे, आणि कुणावर कधी पण आपत्ती येऊ शकते. आपला भाग जो आहे, तुम्ही पेपर वाचत असाल नसाल, भूकंपप्रवण क्षेत्रातला आहे, प्रचंड पावसाचा प्रदेश आहे, नैसर्गिक कशाही आपत्त्या येऊ शकतात. आणि हे जे प्रशिक्षण तुम्ही घेणार आहात किंवा जे पाहणार आहात, हेच पेपरमध्ये येत तुम्हाला. हा अभ्यासक्रमाचा एक भाग आहे, एवढंच मी सांगतो. आणि पुन्हा त्यांना एकदा आभार व्यक्त करतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय करवीर. तब हमारी एनडीआरएफ की 2 टीमें वहाँ पे रेस्क्यू करने के लिए गई थी. इसी प्रकार इसी पिछली साल श्रीलंका में बाढ़ की स्थिति हुई, वहाँ लोगों को बचाने के लिए हमारी 2 टीमें श्रीलंका भी गई थी. तो ऐसा नहीं कि हमारी टीमें हैं जो कि इंडिया में काम करती, विदेश में भी हमारी टीमें जाती हैं. तो ये था एक एनडीआरएफ का छोटा सा परिचय. अब जैसे मैंने या सर लोगों ने आपके ने कई बार एक वर्ड यूज किया, आपत्ति. तो आपत्ति से क्या समझते हैं आप? कोई जानता है आपत्ति क्या होती है? आपत्ति डिजास्टर या आपदा जानते हैं कोई? चलो ठीक है. आपत्ति मतलब कोई भी एक ऐसी भयानक घटना, बहुत बड़ी घटना, जिसमें क्या है कि जिसके घटित होने से जो भी समाज है या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका काम अवरुद्ध हो जाए. जैसे मान लो आपकी स्कूल है, अगर कोई एक ऐसी घटना होगी यहाँ पे जिससे आपकी पढ़ाई रुक जाए, आपका पढ़ाई का काम बाधित हो जाए, या समाज है जैसे डेली उसकी दिनचर्या है, वो मान लो कि सुबह उठना, काम करना, अपना ऑफिस जाना, वो काम कहीं ना कहीं अवरुद्ध हो जाए और उसमें जान, अपनी लाइफ, दूसरी संपत्ति प्रॉपर्टी और तीसरा पर्यावरण, इन तीनों को नुकसान हो. कोई भी एक ऐसी भयानक घटना जिससे समाज का काम अवरुद्ध हो जाए और जिसमें जान माल और पर्यावरण का नुकसान हो. और एक कंडीशन और इसमें कि उससे निपटने के लिए, उससे बचने के लिए हमें क्या करना पड़े, बाहर से कहीं से सहायता बुलानी पड़े, तब हम उसे आपत्ति कहते हैं. तो समझ में आया आता कि आपत्ति किसे कहते हैं? ना कोई भी एक ऐसी भयानक घटना जिसमें समाज का काम अवरुद्ध हो जाए, जिससे जान माल और पर्यावरण का नुकसान हो, और उससे निपटने के लिए बाहर से हमें कहीं से सहायता बुलानी पड़े. अब कई बार होता है कि जैसे एक गाड़ी या बाइक का एक्सीडेंट हो गया, उसमें 2 आदमी जख्मी हो गए, तो उसको डिजास्टर बोल सकते हैं क्या हम? वो एक इंसिडेंट था, दुर्घटना थी, उसमें यहाँ पे जो यहाँ की पुलिस है, यहाँ का हॉस्पिटल जो प्राथमिक सेवा केंद्र है या हॉस्पिटलिस्ट, उनके द्वारा उसको उपचार कर दिया जाता है, हॉस्पिटल में पहुंचा दिया जाता है. हमें कहीं से बाहर से उसमें सहायता नहीं बुलानी पड़ रही कि यहाँ पे जो रिसोर्सेज है, संसाधन है, उन्हीं से उस घटना से निपट लिया जाता है. तो हम उसे आपत्ति नहीं बोल सकते. आपत्ति मतलब कोई भी बड़ी घटना जिसमें बाहर से सहायता बुलानी पड़े. ठीक है. अब है कि आपत्ति कितने प्रकार की होती है? आपत्ति मुख्यतः 2 प्रकार की होती है. उसमें पहला है नेचुरल, प्राकृतिक, जो प्रकृति में अपने से किसी वजह से घटित होती है. उसमें मनुष्य, इंसान का कहीं ना कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है. दूसरा है मैन मेड, मानव निर्मित, जो मतलब मनुष्य की किसी काम, उसकी टेक्नोलॉजी या किसी मनुष्य के द्वारा बनाई हुई चीज में खराबी के कारण होती है. तो आपत्ति या डिजास्टर 2 टाइप का होता है, नेचुरल और मैन मेड. अब आते हैं कि नेचुरल के एग्जांपल. प्राकृतिक डिजास्टर कौन सा हो सकता है? कौन से होते हैं? प्राकृतिक आपत्ति, नैसर्गिक, अर्थक्वेक आता है. अर्थक्वेक का नाम सुना है? भूकंप. तो नैसर्गिक आपत्ती कोणकोणत्या आहेत? ओव्हरऑल सांगू पटकन एक कोणतरी. अरे सांग ओव्हरऑल. कोई नहीं सुना. अरे वा. चलो कोई नहीं. भूकंप है, बाढ़ है, साइक्लोन, चक्रवात, सुनामी, लैंडस्लाइड, भूस्खलन हो जाता है कई बार. और इसी में आता है एक सूखा, ड्रॉट. कई बार ऐसा होता है कि किसी इलाके में या बहुत बड़ी जगह दूरी में बरसात नहीं होती कई दिनों तक,
वहाँ पे पानी की कमी हो जाती है, जैसे अनाज पैदा नहीं हो जाता होता तो वहाँ पे जैसे अकाल या सूखा बोलते हैं, अकाल पड़ जाता है, तो वहाँ उसको भी हम नैसर्गिक आपत्ति में रखते हैं। तो ये जो प्राकृतिक आपत्ति के है एग्जाम्पल है। अब आते हैं कि मानव निर्मित आपदा के एग्जाम्पल कौन से हैं। कई बार आपने सुनते होंगे कि आग लग गई, किसी फैक्ट्री में आग लग गई, किसी बिल्डिंग में आग लग गई, बहुत बड़ी जगह फैल गई आग, तो उसमें मनुष्य का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट रहता है उस घटना में। ऐसे ही होता है कि ट्रेन दुर्घटना सुनिए, रेल की दुर्घटना, कई बार रेल की दुर्घटना हो जाती है, बहुत आदमी जख्मी हो जाते हैं, कई डेथ कर जाते हैं बहुत। इसी प्रकार पिछले दिनों एक सुना होगा आपने प्लेन क्रैश अहमदाबाद गुजरात में जो हुआ था, जिसमें 200 कुछ आदमी डेथ कर गए थे। तो इस प्रकार का डिजास्टर हम मैन मेड डिजास्टर में रखते हैं। इसी प्रकार किसी फैक्ट्री या इंडस्ट्री में कई बार होता है कि वहाँ पे ये ब्लास्ट हो जाने के कारण कहीं जहरीली गैस या केमिकल का वहाँ रिसाव हो जाता है। तो वो जहरीली गैस या केमिकल का रिसाव है या जो उसके आसपास रहने वाले या उसमें काम करने वाले लोगों के लिए क्या होता है, वो एक आपत्ति बन जाती है। बहुत आदमी उसमें इफेक्ट हो जाते हैं, डेथ कर जाते हैं जहरीली गैस का, उसको ब्रीथिंग के साथ सांस ले जाते हैं। ये कोई केमिकल ऐसा है जो शरीर पर अपने हानिकारक प्रभाव डालता है। तो ये डिजास्टर के मेन 2 टाइप थे कि नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर। तो इन जो आपको डिजास्टर बताएं, इनमें सभी में लोगों को बचाने और रेस्क्यू करने के लिए, सहायता पहुंचाने के लिए एनडीआरएफ सक्षम है। उनको इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है। अब है कि मैंने आपके स्कूल में ये प्रोग्राम किस लिए चला जा रहा है, क्यों आपको ये चीज़ें बताई जा रही है डिजास्टर से संबंधित। डिजास्टर अगर है तो क्या है, उसमें किस प्रकार क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आपकी जैसे यहाँ पे अभी देखेंगे तो किसी की एज होगी मान लो 12 साल, किसी की 15 साल होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल होगी। तो आपकी जो सीखने की कैपेसिटी है, पावर बहुत अच्छी रहती है। एक 60 साल के बुजुर्ग आदमी को अगर हम ये चीज़ें सिखाना चाहेंगे तो वो इतनी आसानी से चीज़ें सीखेगा नहीं। दूसरा कि आपकी अभी पूरी लाइफ बाकी है, आप जब तक आपकी लाइफ रहेगी तब तक इन चीज़ों को सीख के रखेंगे। साथ में अपने घर पे अपने रिश्तेदार, फ्रेंड्स को, रिलेशन में सभी को ये चीज़ें सिखा सकते हैं और जरूरत पड़ने पे वो भी उस चीज़ को अच्छे से उस चीज काम कर सकते हैं उस दौरान, आपत्ति के दौरान। अब आपत्ति होती है, डिजास्टर है, हम उसको रोक सकते हैं क्या? अगर भूकंप आएगा तो हम उसको रोक सकते हैं, बाढ़ आएगी तो रोक सकते हैं क्या? और जैसे मैन मेड डिजास्टर आजाद से आते हैं तो उनको भी अभी आने वाले टाइम में ऐसा सिचुएशन है कि बहुत इंडस्ट्री, फैक्ट्री दिनों दिन नई नई बढ़ती जा रही है। ऐसा नहीं कि आने वाले दिनों में कम होने वाली है, वो बढ़ने ही वाली है। तो जो अभी आपत्ति है, डिजास्टर, वो बढ़ते रहेंगे। तो हम उनको रोक नहीं सकते, लेकिन अगर हम उसके बारे में अवेयर रहेंगे, जागरूक रहेंगे, तो हम उससे होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं। अवेयर कैसे रहेंगे कि हम जैसे ये प्रोग्राम चला रहे हैं उसमें जो चीज़ें बताएंगे कि आपत्ति आने से पहले क्या करना चाहिए, आपत्ति के दौरान क्या करना चाहिए और आपत्ति के बाद में क्या करना चाहिए, ये चीज़ें बताएंगे। और अगर उस दौरान क्या क्या किस प्रकार करना है, अगर वो आप सीख के रखेंगे तो हम उससे उस दौरान उससे होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं। तो अभी उसी में आते हैं कि प्रोग्राम में यहाँ में हमारा प्रोग्राम आपको करके साथ में बोल के समझाया जाएगा। अगर कहीं भी किसी को लगता है कि समझने में दिक्कत है, नहीं आ रहा समझ में, तो बता सकते हैं। तो डिजास्टर के दौरान कई बार होता है कि जैसे भूकंप आया या बाढ़ आ गई, उस दौरान रास्ते बंद हो जाती हैं, आदमी को मान लो किसी को चोट लग गई, किसी का ब्लड निकल रहा है, किसी का फ्रैक्चर हो गया। अब उसको, एक आदमी के शरीर में कितना ब्लड होता है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कितना खून होता है? औसतन एक आदमी के शरीर में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। अगर उसका रेशियो मान लिया तो हम 7 से 8% तक मानते हैं कि उसके वेट के अनुसार, ठीक है। तो अगर आदमी के शरीर से कहीं चोट लगी, उससे ब्लड निकल रहा है, डिजास्टर के दौरान भूकंप आया, कहीं बिल्डिंग गिर गई, उसमें चोट लगी, या कहीं और कोई काम कर रहा था, उस दौरान चोट लगी, उसके खून से
शरीर से खून निकल रहा है, तो अगर उसके शरीर से 1 लीटर से ज़्यादा ब्लड निकल गया तो आदमी की मृत्यु होने की संभावना बढ़ जाती है। आदमी की डेथ खून निकलने के कारण होती है, चोट लगने पे। अब है कि अगर हमें उस दौरान ब्लड कंट्रोल कि ब्लड जो निकल रहा है उसको रोकना आता है, या हम पूरा भी उसको नहीं रोक पा रहे हैं, जो जिस स्पीड से वो निकल रहा था अगर उसको स्पीड हम थोड़ी कम कर दें तो हम उसके हॉस्पिटल पहुंचाने तक उसकी जीवित रहने की संभावना को बढ़ा सकते हैं। अब यह कि हम ब्लड कंट्रोल कैसे करेंगे, जैसे किसी को भी चोट लगती है तो 2 प्रकार की उसमें इंजरी मानते हैं हम, एक क्लोज इंजरी और एक ओपन इंजरी। क्लोज इंजरी में क्या होता है कि जैसे कई बार देखते हो कि चोट लग जाती है, वहाँ पे एक नीला नीला सा निशान बन जाता है, उसमें मतलब स्किन का कहीं से कटाव नहीं होता, कट नहीं लगता, उसमें ब्लड अंदर ही निकलता है और अंदर ही जमा हो जाता है, खून बाहर नहीं निकलता है। तो क्लोज इंजरी का हमें कैसे किस प्रकार उपाय करना चाहिए, उसका जैसे हम अपने से कर लें, फिर उसको हम नज़दीकी हॉस्पिटल या स्वास्थ्य केंद्र ले जा सकते हैं। क्लोज इंजरी का उपचार करने के लिए हमें अपने से एक मेथड आता है इसका, राइस, RICE, R फॉर रेस्ट, मतलब किसी को भी चोट लगी है उसको पहले रेस्ट देना है। फिर RI मतलब आइस, बर्फ सभी के घर में आप लोग मिल जाती है, तो बर्फ लेके क्या करना है उसको, उसके ऊपर आइस का कई बार बताते हैं ना, वो हॉस्पिटल में भी बताते हैं आइस लगाना, आइस पे उसे करना है, तो वो आइस उसके ऊपर रख के उसको धीरे धीरे करना है। फिर C फॉर कंप्रेशन, उसको थोड़ा कंप्रेशन मतलब दबा के रखना है। और 4 नंबर पे आता है E फॉर एलिवेशन, RICE, E फॉर एलिवेशन। जहां भी चोट लगी है, जैसे अपनी एक्सट्रीमिटीज है, अपर एक्सट्रीमिटीज हाथ, लोअर एक्सट्रीमिटीज पैर, इन दोनों को हम एलिवेशन दे सकते हैं। कई बार हॉस्पिटल में देखते हो ना कि किसी का पैर, या फिल्म में मूवी में दिखाते हैं कि किसी का पैर ऊंचा करके रखा है, चोट लगी है उसका, देखते हैं नहीं देखते हैं? एलिवेशन, उसको एलिवेशन देके रखना, जहां भी चोट लगी है उसको एलिवेशन देके हम उसका रख सकते हैं। और फिर इतना करके हम उसको क्या करते हैं, हॉस्पिटल ले जा सकते हैं, तो उसको होने वाले दर्द या उसको हम कम कर सकते हैं। तो ये था क्लोज इंजरी के लिए। अब आते हैं ओपन इंजरी, जिसमें ओपन इंजरी में क्या होता है कि स्किन में कहीं कट लग जाता है और वहां से क्या हो सकता है, ब्लड बाहर निकल रहा होता है। अब ब्लड बाहर निकल रहा है, अगर ज्यादा ब्लड निकल जाए तो उसकी आदमी की डेथ होने की संभावना बढ़ जाती है। अब हमें हॉस्पिटल लेके जाना, कई बार डिजास्टर के दौरान रास्ते बंद हो गई, तो हो सकता है हमें यहाँ से हॉस्पिटल जाने में जो डेली हम रूट से जाते हैं, शॉर्टेस्ट रूट, वो बंद हो गया, हमें घूम के आना पड़े, ज्यादा दूर लगेगी, उसमें ज्यादा टाइम लगेगा। अगर ज्यादा टाइम लगेगा तो उस दौरान उसका ब्लड भी ज्यादा निकलता रहेगा, तो उस दौरान हमें ब्लड कंट्रोल आना चाहिए। अब है कि ब्लड कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार हमें जो भी पेशेंट है उसका ब्लड कंट्रोल करना है। तो इसके लिए ब्लड कंट्रोल के लिए इसमें भी 4 तरीके हैं। जैसे क्लोज इंजरी के लिए 4 आपको बताया, RICE, तो ओपन इंजरी के लिए जहां से ब्लड निकल रहा है उसके लिए कंट्रोल करने के लिए भी 4 तरीके हैं। आप आवाज करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, किसी को कोई शक है तो पूछ सकता है। पीछे सभी को समझ में आ रहा है? लास्ट हैंड राइज करना, सभी को दिख रहा वहां से? अगर नहीं दिख रहा तो आगे बुला लिया जाएगा फिर। तो अभी जैसे आपके बीच में से आपका एक फ्रेंड है, मान लो उसको चोट लग गई है, अब चोट इनके जैसे हाथ पे लगी है, वहां से क्या हो रहा है, ब्लड निकल रहा है, तो उसको कैसे कंट्रोल करेंगे आप जानते कोई?
पहले तो क्या करना है, इनको किसी एक सुरक्षित जगह पे बैठा लेना है। बैठा के क्या कहे, सबसे पहले मोरल सपोर्ट। आदमी घबराए नहीं, उसको बोलना है कि कुछ नहीं होगा, अभी मैं आपका ब्लड कंट्रोल करूंगा, अभी आपको हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाएगा टाइम से। तो उसको क्या करना है, घबरा रहा हो, घबराएगा तो क्या हो, उसकी ब्लड की जो निकलने की वो स्पीड बढ़ेगी और ज्यादा ब्लड लॉस्ट होगा। तो उसको पहले है कि मोरल सपोर्ट, उसको सांत्वना देनी है कि घबराना, वो घबराए नहीं, उसको थोड़ा शांत रहे हो। अब उसके बाद में क्या करना है, एक सभी के पास रुमाल मिल जाता है, मिलता है घर में या पॉकेट में सब रखते हैं। तो उसका एक रुमाल लेना है और उसकी जहां चोट लगी है, लेकिन आपके यहाँ पे सभी के पास उपलब्ध नहीं हो पाता, नहीं होता ना, कोई नहीं हो, तो उसको आप गोद पीस नहीं है तो रुमाल लेना है और जहां चोट लगी है जिस हैंड में, उसको क्या करना है, जहां चोट लगी उससे अंदर से बाहर की तरफ साफ करना है। वो साफ क्यों करना है, अंदर से बाहर करना है। अगर हम वो चोट लगी वहां पे, हो सकता है कोई मिट्टी का कण हो या कोई गंदगी लगी हो, तो उससे इन्फेक्शन हो सकता है, उसको बीमारी हो सकती है। तो उसको अंदर से बाहर साफ करना है। अगर बाहर से अंदर करेंगे तो उस चोट, जहाँ चोट लगी है, कट लगा है स्किन के अंदर, वहीं पे वो गंदगी आपकी चली जाएगी। तो पहले उसको साफ कर लेना है। साफ करके एक फिर दूसरा रुमाल लेके या दूसरा कपड़ा, साफ कपड़ा लेके, जहां चोट लगी है उसका पहला मेथड है डायरेक्ट प्रेशर। उसी के ऊपर रख के उसको डायरेक्ट प्रेशर देके दबाना वहां पे, समझे। ओपन इंजरी जहां से ब्लड कंट्रोल के लिए पहला मेथड है डायरेक्ट प्रेशर, उसको डायरेक्ट प्रेशर देके दबाना है। अगर फिर भी ब्लड नहीं रुक पा रहा है तो एक दूसरा कपड़ा लेना है और जो पहला कपड़ा लगाया था उसी के ऊपर उसको लगा के फिर उस पे प्रेशर देना है। पहला कपड़ा लगाया था, सोचते हैं हम कि वो ब्लड का हो गया, उसको हटा देते, तो उसको हटाना नहीं, आपने पहले प्रेशर दिया था, उसका कोई मतलब नहीं है। तो इस प्रकार ये पहला मेथड है डायरेक्ट प्रेशर। अब ये डायरेक्ट प्रेशर से अगर ब्लड कंट्रोल नहीं हो पा रहा है तो इसमें दूसरा मेथड आता है एलिवेशन। एलिवेशन मतलब अपने शरीर में ब्लड कौन पहुंचाता है, पूरे में अपने सारे शरीर में ब्लड कौन पहुंचाता है, खून को कौन पहुंचाता है, हार्ट पहुंचाता है ना। तो अगर हम उसको हार्ट लेवल से, अगर किसी जैसे अपने एक्सट्रीमिटीज, हैंड में या पैर में चोट लगी है, अगर अपने शरीर में जैसे हार्ट से ब्लड जाता है तो कई वेन्स, आर्टरीज रहती है जिनके द्वारा ब्लड पूरे शरीर में पहुंचता है। अगर उनकी ये प्रेशर पॉइंट रहते हैं, पल्स रहती है, अगर उनको हम वहां से, अगर हाथ में चोट लगी उससे पहले कि किसी आर्टरीज उसको प्रेशर देते हैं और दबा लेते हैं, तो आगे उसकी ब्लड सप्लाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो जैसे इसके हाथ में चोट लगी है तो इससे पहले यहाँ भी ब्रेकियल पल्स ये आती है, या उसको हम दबा के रखते हैं तो आगे जाने वाली उसकी ब्लड सप्लाई क्या होगी, कम हो जाएगी और हम ब्लड को कंट्रोल कर सकते हैं। और चोट लगने पे जैसे का जो भी चोट लगी है उसको वहां से हम ब्लड कंट्रोल कर सकते हैं और वहां उसको टाइम हम हॉस्पिटल ले जाने में मदद कर सकते हैं। और जैसे इसको रुमाल को टाइट कर रहे हैं उस समय उसको पूछते भी रहना है कि ज्यादा टाइट तो नहीं हो रहा है। साथ में आपको बताया था कि उसको मोरल सपोर्ट भी देते रहना है कि घबराना नहीं है, अभी आपका इलाज कर दिया जाएगा, हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाएगा। तो ये हेड इंजरी के लिए हम बैंडेजिंग कैसे करते हैं, आया सभी इसको समझ में, ठीक। करना चाहिए, सभी के लड़कियों के पास ऐसा कपड़ा मिल जाता है। ये हमारे पास जो है इसको हम ट्रायंगुलर बैंडेज बोलते हैं, लेकिन जैसे गर्ल्स के पास ऐसा क्या मिल सकता है, आपके पास दुपट्टा, कुछ चुन्नी ये होता है, उसको हम ट्रायंगुलर तरीके से फाड़ के यूज कर सकते हैं। ऐसे बॉयज के पास भी दुपट्टा या टॉवल्स रहता है तो हम उसको यूज कर सकते हैं। तो एक ऐसा ट्रायंगुलर टाइप का बैंडेज लेके उसको क्या करना है,
जहाँ भी कोणी में फ्रैक्चर हुआ है, अब कोणी को फ्रैक्चर हुआ तो ऐसा नहीं कि उसकी कोणी मुड़ गई तो हमें सीधा करना है, जिस कंडीशन में उसको उसी कंडीशन में क्या करना है, स्टेबल कर देना है। अब देखिए आगे खड़ा करके कर लेंगे। इस ट्रायंगुलर बैंडेज की क्या करना है कि एक कोने पे गांठ मार लेनी है और गांठ मार के उसको इस जैसे यहाँ पे गांठ मारी आपने तो ये कोने के पास रखना है, बाकी दो जो खुले हिस्से हैं उनको पीछे में ले जाके जैसे आपको करके दिखाया जा रहा है उस प्रकार उसकी कोणी को क्या कर देना है, स्टेबल कर देना है। फ्रैक्चर हो गया तो उस दौरान उसको अगर आप हिलाएंगे तो उसको बहुत ज्यादा दर्द होगा और फ्रैक्चर बढ़ने की संभावना भी हो सकती है। तो फ्रैक्चर के दौरान जिस स्थिति में जो भी पार्ट्स है उसको उसी स्थिति में रखना चाहिए। अब ये ऐसे इसको क्या बोलते हैं, सीलिंग एंड स्वैप मेथड बोलते हैं। उस दौरान हमें क्या करना है, अगर हम उसे जाके पूछेंगे तो जाके पूछने के दौरान क्या करना है, उसके सबसे पहले क्या करना है कि उसको पूछना है कि आप ठीक हो। अब ठीक हो पूछने के लिए क्या करना है, उसके जैसे पीछे में घुमाना है बड़ी अपने दो जैसे पीछे पीठ में दोनों स्पेटुला कंधों के बीच के ये कंधे के जो हड्डी रहती है दोनों के बीच में हमें क्या करना है, थोड़ा जोर से मारना उसको कि आप ठीक हो या आर यू चोकिंग, मतलब आपको सांस लेने में कठिनाई हो रही है क्या। तो ये क्या है कि यहाँ पे मारने से हमारा जो भी विंड पाइप और लंग्स है उन पे दबाव पड़ता है और उस मारने के दौरान जो भी अगर वस्तु है हो सकता है थोड़ी बहुत वो गले में अटकी हो तो उसके साथ वो बाहर आ सकती है। जैसे उसको 3 बार उन्होंने मार के पूछा कि आर यू चोकिंग, आर यू चोकिंग, तो 3 बार मार के पूछा, फिर भी अगर वो वस्तु बाहर नहीं निकल पा रही है, अगर वो सांस लेने में वैसी कठिनाई हो रही है तो उसके बाद में क्या करना है, इसका एक मेथड आता है हेमलिच मैन्योर मेथड। तो सबसे पहले उस जो व्यक्ति है उसकी दोनों टांगों के बीच में गैप बनाना है, दोनों टांगों के बीच में गैप बना के अपने हाथ उसके हाथ के अंदर से लेते हुए उसके हाथ के अंदर से लेते हुए झटके से उसके दोनों हाथ को पीछे ले जाना है। झटके से क्यों लेना है कि वो इतनी आसानी से उन हाथ को यहाँ से छोड़ने की छोड़ेगा नहीं, तो इसलिए उसको जोर से और झटके से उसको हाथ को पीछे ले जाना है। हाथ को पीछे ले जाके अपनी सिर दबाव देते हुए उनको हाथों को वहां पे फिक्स कर देना है। अब इसके बाद में अपना एक जो मास्टर हैंड है, मास्टर हैंड लेना है। मास्टर हैंड का अंगूठा अंदर से करते हुए ऐसे मुट्ठी बंद करनी है। अब मुट्ठी को कहाँ पे प्लेस करना है, जो अपना यहाँ पे चेस्ट के बीच में से एक स्टर्नम रहता है, स्टर्नम के लास्ट एंड में क्या रहता है, जाइफाइड प्रोसेस रहता है। अभी आप जैसे खुद से देखोगे अपने सभी अपने बॉडी पार्ट्स में देखें, लास्ट में यहाँ पे एक गड्ढा सा आता है, वहाँ पे जाइफाइड प्रोसेस है ये। और अपनी नाभि इन दोनों के बीच में क्या करना, अपना मास्टर हैंड की मुट्ठी जो बंद की थी अपने को इन दोनों के बीच में जाइफाइड प्रोसेस और नाभि के बीच में प्लेस करना है। अब उसको प्लेस करके अंगूठा अपना जैसे इधर बाहर में रखना, आपको करके बताया जा रहा होगा, सामने दिख रहा होगा, अंदर में किया, फिर अपना दूसरा हाथ उसके ऊपर कस के पकड़ लेना है। कस के पकड़ने के बाद में क्या करना है, इसको पहले क्या अंदर दबाना है, इनवर्ड और अपवर्ड। अंदर दबा के क्या करना है, उसको ऊपर की साइड में घुमाव देना है, पहले इनवर्ड और अपवर्ड। ऐसा करने से क्या है कि उसने जो भी गले में उसके अटक रखा था उसके निकल के बाहर आ सकता है। ठीक है, अगर अभी इसको अगर करेंगे तो जो भी इन्होंने खाया अभी बाहर आ सकता है, तो इसलिए हम इतना दबाते नहीं है। अगर किसी को एक्चुअल में परेशानी हो तब ये चीजें करना है। ऐसा नहीं कि स्कूल में कि हमने एनडीआरएफ में बता के गया था चलो हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, नहीं, वो उसने जो खाया होगा उसका उल्टी करके बाहर कर देगा। वो जो भी बच्चे जिसको भी प्रॉब्लम है उसको लेकर पहले चेयर पे बैठ जाना है। चेयर पे बैठने के दौरान, चेयर पे बैठने के बाद में उसको जैसे सामने देख रहे हो उसके दोनों नाक की साइड में और मुंह खुला रहे, इस प्रकार हाथ प्लेस करके और हथेली चेस्ट पे रहे, ऐसे लेके उसको अपने घुटने पे सपोर्ट दे लेना है और थोड़ा सा ढलान रखना है, ऐसे घुटने पे ढलान रख के फिर उसके पीछे पीठ की साइड में हमें बैक ब्लो देना है। बैक ब्लो इतना देना है कि ज्यादा जोर से भी नहीं देना कि उसके आप पसली जो भी तोड़ दे, लेकिन इतना देना है कि उसके जैसे हमें ये बैक ब्लो मारेंगे तो इसके क्या है कि जो विंड पाइप है या
इसके लंग्स है उसमें दबाव पड़ता है, उसका दबाव पड़ने से जो भी है उसके गले में अटक रहा है उसके बाहर निकलने, ये 5 बार ही आपको देना है। 5 बार देके उसको फिर हमें क्या करना है, देखना है, उसको अंगुली स्वीप करनी है। अंगुली, एक अंगुली लेके जैसे उसके मुंह में हमें देखना है कि वो निकलेगी है चीज। अगर फिर भी नहीं वो चीज नहीं निकल पा रही, क्या करना है, हमें बच्चे को सीधा करना है। जैसे पहले पेट के बल लिटा रखा था, फिर ऐसे सीधा करके बच्चे का एक साइड में क्या करना है, गर्दन को हमें जैसे एक साइड में करवट लेके सुलाते ना, तो उसको गर्दन को एक साइड में घुमा के रख देना, दाएं और बाएं। और फिर उसमें चेस्ट पे जो अपनी दो मिडिल वाली 2 उंगली है उनसे चेस्ट पे भी हम इसमें थोड़ा, जो आपको जगह बताई स्टर्नम जाइफोइड प्रोसेस, वहां से उसमें थोड़ा प्रेशर डालना है। तो उसके द्वारा ये चीज हम जो उसके गले में फंसे है, अवरुद्ध हो रखा है, तो उसको बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आई यहाँ तक? अभी आप मोबाइल में, टीवी पे कई बार न्यूज में सुना होगा आपने, सीपीआर सुना है? मोबाइल में कहीं रील देखे सीपीआर देते हुए कि सीपीआर कैसे दिया जाता है, या सीपीआर देके किसी की जान बचाई, देखा है क्या? मतलब हृदय को पुनर्जीवित करना। कई बार आप आजकल का जैसे खान पान है या और कुछ है, आप आए दिन देखते हो क्योंकि हार्ट अटैक की ये घटनाएं बहुत ज्यादा हो रही है। आवाज मत कीजिए, ये आपके पूरी लाइफ भर काम आने वाली चीजें हैं। और आप इससे किसी की भी, एक आदमी भी अगर जान बचाते हैं तो आपको बहुत ये सुख की अनुभूति हुई कि मैंने किसी की जान बचाई। और ये घटनाएं आम जीवन में भी, डिजास्टर के दौरान तो होती है, लेकिन आम जीवन में भी कई बार घटित होती रहती है। तो अगर आप इनको सीख के रखेंगे तो आप किसी की सहायता कर सकते हैं, अपने घर परिवार में भी आप किसी की सहायता कर सकते हैं। अब है कि कार्डियोपल्मोनरी रेसोसिएशन, हृदय को पुनर्जीवित करना। हार्ट अटैक या कुछ ऐसी घटना होती है, कई बार आदमी होता है कि बेहोश होके चलता चलता या कहीं पे बैठा बैठा गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। अगर ऐसी स्थिति हो गई, आप वहां पे अगर प्रेजेंट है तो हमें क्या करना चाहिए? अगर ऐसी सिचुएशन है तो हमारे पास क्या रहता है कि 7 से 8 मिनट का टाइम रहता है। अगर हम सही से सीपीआर दे तो हम हो सकता है उस आदमी को बचा सकते हैं। आदमी की डेथ 2 प्रकार की होती है। एक प्रकार में होता है क्लिनिकल डेथ, रासायनिक डेथ, दूसरी होती है बायोलॉजिकल डेथ। जो रासायनिक क्लिनिकल डेथ बता रहा हूं उसको हम रिवर्सेबल रहती है, उसको हम बदल सकते हैं। अगर डेथ हो भी गई तो उसको जो 7 से 8 मिनट का टाइम रहता है, अगर उस दौरान हमने रिस्पॉन्स किया हम उसको चेंज कर सकते हैं। दूसरी बायोलॉजिकल डेथ, जैसे क्लिनिकल डेथ हुई, आदमी की पल्स रुक गई, सांस लेना बंद कर दिया, तो उसके बाद में हमारे उसको 7 से 8 मिनट के बाद में बायोलॉजिकल डेथ होती है। बायोलॉजिकल डेथ में क्या होती है कि आदमी की सेल्स मरना स्टार्ट हो जाती है, और सेल्स मरना स्टार्ट हो गई तो उसके बाद में हम उसको चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद में सीपीआर हमें देने का कोई औचित्य भी नहीं है। तो अगर आपको एक ऐसे मान लो कोई पेशेंट है, जैसे हमारे पास एक मैनिक्यून है जो सेम आदमी का जो बॉडी स्ट्रक्चर रहता है उस टाइप का है, तो ये सीपीआर का प्रैक्टिस करने के लिए रहती है, तो उसी में हम करके दिखाएंगे। ऐसे कोई आदमी मान लो चल रहा था, गिर गया बेहोश होके, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, अगर हमारा परिचित है तो ठीक है, परिचित नहीं है तो जो भी कोई मान लो आप वहाँ पे प्रेजेंट हो, उसके उसका कोई दूसरा फ्रेंड या उसके साथ थे, तो हम जाके पूछते नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो आपको उन्होंने आपको बता दिया कि ऐसे ऐसे चल रहे थे, चलते चलते गिर के बेहोश हो गए। तो आप अगर जानते हैं यहाँ पे सीपीआर अच्छे से सीखा आपने, तो आप बोल सकते हैं कि क्या मैं इसको चेक कर सकता हूँ, क्या मैं देख सकता हूँ। तो जैसे उनसे परमिशन आपने ले ली, परमिशन लेने के बाद में क्या करना है, सबसे पहले उसके पास घुटने टिका के बैठना है। जैसे पेशेंट लेटा है, यहाँ पे लिटा दिया हमने, पेशेंट लिटा दिया, उसके पास सबसे पहले घुटने टिका के बैठना है, और उसका क्या करना है, रिस्पॉन्स, मतलब वो
चेत है, अचेत है, बेहोश है, क्या है वो चेक करना है। वो कैसे चेक करना है? इसका मेथड है एक AVPU, अलर्ट, वर्बल, पेनफुल और अनरिस्पॉन्सिव। तो सबसे पहले कैसे करना है उसको, अभी आपको सामने जैसे बोल के बता करके दिखाया जाएगा। उसको बोलना जैसे अपनी भाषा में बोल सकते हैं या हिंदी में बोल सकते हैं, जिस भाषा में वो समझ पाए कि आप ठीक हैं। ऐसे उसको 3 बार थोड़ा जोर से उसको मानना है। हो सकता है हम जोर से बोलें तो क्या पता वो आधा बेहोश हो, बोल ले, रिस्पॉन्स दे। या जैसे उसके कंधे पे, यहाँ पे हम चेस्ट पे उसके मार रहे हैं तो उसके कहीं पे उसको चोट लगी हो दर्द से, या वो उसकी वजह से वो रिस्पॉन्स दे। तो है हमने चेक किया, अगर उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, रिस्पॉन्स दिया तो ठीक है, उसको इलाज के लिए आगे भेज देंगे, बोल लिया उसने, अच्छे होश में आ गया। अगर रिस्पॉन्स नहीं दिया तो उसके बाद में क्या करना है, हमें सबसे पहले इमरजेंसी सेवा को कॉल कर देना है कि यहाँ पे एक ऐसे ऐसे। इमरजेंसी सेवा का क्या नंबर है? शाबाश, बहुत बढ़िया। तो हमें 108 पे कॉल करके उसको बता दें कि यहाँ पे एक ऐसे ऐसे आदमी गिरा है और उस होश में नहीं है, उसको मतलब बेहोश है, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, मैं इसको चेक कर रहा हूँ। आप जल्दी से जल्दी उनको पूरा एड्रेस बताना है कि जैसे केपीबी कॉलेज में या स्कूल में, इस ग्राउंड में या इस रूम में ये पेशेंट है और यहाँ पे आप आ जाइए। ये एड्रेस पूरा इसलिए बताया जाता है कि वो अगर एम्बुलेंस वाला आता है तो उसको आते ही तुरंत उस जगह पे पहुंचे, नहीं वो फिर एड्रेस पूरा नहीं बताएंगे तो पहुंचते पहुंचते आ जाएगा तो उसको पहुंचने में लेट हो जाएगा। अब रिस्पॉन्सनेस चेक करने के बाद में हमें क्या करना है, उसका सबसे पहले एक मेथड आता है CAP, C फॉर सर्कुलेशन, अपने शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन या हार्ट चल रहा है कि नहीं चल रहा है वो चेक करना है। सर्कुलेशन चेक करने के लिए एडल्ट जो 10 साल से 1 साल से एडल्ट और चाइल्ड में क्या करते हैं हम, 1 साल से ज्यादा उम्र की जो भी है उनमें यहाँ पे कैरोटिड प्लस आती है। कैरोटिड प्लस को क्या करना है, चेक करना है। चेक करने के लिए हमें 10 सेकंड का टाइम देना ओनली, क्योंकि हमारे पास 7 से 8 मिनट का टाइम ही है। अगर हम उसमें ज्यादा टाइम देंगे तो हम टाइम वेस्टेज कर देंगे। तो सबसे पहले कैरोटिड प्लस चेक किया, कैरोटिड प्लस एब्सेंट मिला, प्लस नहीं चल रही उसकी। जो अपना ट्रेक है एक, तो इसके बगल में 2 है, 2 अंगुली से हमें टच करना। तो कैरोटिड प्लस चेक कर लिया। और छोटे बच्चे मतलब 1 साल से कम उम्र वाले में ये यहाँ पे एक ब्रेकियल प्लस रहती है, उसको चेक करना है, ठीक है, क्योंकि छोटे बच्चे में यहाँ पे इतनी जल्दी आसानी से मिल नहीं पाती है। अब ये कैरोटिड प्लस क्यों चेक करते हैं यहीं पे, बड़े में भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये कैरोटिड प्लस ऐसी है कि जो हार्ट के सबसे नजदीक प्लस रहती है, तो अगर ब्लड सर्कुलेशन चल रहा होगा, थोड़ा कम चल रहा होगा तो आसानी से मिल सकती है। कैरोटिड प्लस चेक किया, प्लस एब्सेंट। अब इसके बाद में उसका CAB मेथड बताया आपको, C फॉर सर्कुलेशन चेक हो गया। इसके बाद में A फॉर एयरवे, उसका एयरवे चेक करना है कि वो सांस ले पा रहा है नहीं ले पा रहा है, उसका सांस लेने का जो है मार्ग वो खुला है कि नहीं है, क्योंकि वो अगर गिरा या बेहोश हो सकता है उसकी जीभ पलटी हो जाए या उसके मुंह में मिट्टी विट्टी चली गई हो, उससे सांस लेने में उसको दिक्कत हो रही है। तो एयरवे चेक करना है, एयरवे चेक करना। और उसको है अगर एयरवे बंद है तो उसको खोलने के लिए एक मेथड है हेड टिल्ट चिन लिफ्ट। हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मतलब सिर को थोड़ा दबाना और चिन को, ठुड्डी को ऊपर उठाना है। तो इसके द्वारा क्या है कि उसका एयरवे हम खोलते हैं। जैसे आपको इसमें आगे में बताया जा रहा है कि सिर को पीछे दबा के जो अपनी चिन है उसको थोड़ा ऊपर उठाना है, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट। एयरवे खोलने के बाद में तीसरा है कि C फॉर सर्कुलेशन हो गया, A फॉर एयरवे हो गया। उसके बाद में ब्रीथिंग, B, CAB, ब्रीथिंग उसकी चेक करनी है। ब्रीथिंग चेक करने के लिए हमें क्या करना है, एक मेथड है LLF, लुक लिसन फील। लुक देखने के लिए उसको चेस्ट के ऊपर एक अपना हाथ थोड़ी सी ऊंचाई पे रखना है। हम सांस लेते तो चेस्ट क्या होता है ऊपर नीचे होता है, तो उसका हाथ से अगर पास आ रहा है जा रहा है हमें पता चलेगा।
दूसरा LLF लुक हो गया, लुक में हाथ का। लिसन, अपने कान को उसकी नाक के पास रखना है, सांस लेने के दौरान थोड़ी बहुत आवाज होती है तो हमें सुनाई देगी। तीसरा एफ फील, अपने जो गाल है, गाल को उसको क्या है कि अगर सांस ले रहा होगा तो हवा जो निकलती है सांस लेने के दौरान आदान प्रदान होता है, तो थोड़ी थोड़ी हमें गर्म महसूस होती है यहाँ पे, तो उसके दौरान हमने ब्रीथिंग चेक कर ली लुक लिसन फील मेथड से। अगर ब्रीथिंग प्रेजेंट है तो हमें CPR नहीं देना है। और ब्रीथिंग अब्सेंट, मतलब पहले पल्स अब्सेंट हो गया और ब्रीथिंग अब्सेंट है, दोनों चीजें अब्सेंट होने पे हमें CPR की कार्रवाई करनी है। अब CPR कैसे देना है, उसके लिए हमने पहले क्या करना है, CAB मेथड से ये पक्का चेक करना है, पल्स और उसका ब्रीथिंग दोनों अब्सेंट होने पे CPR देना है। अगर दोनों में से एक भी प्रेजेंट है तो हमें CPR नहीं देना है। अब CPR देने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हार्ट लोकेट करना पड़ेगा। अपने शरीर में हार्ट कहाँ पे रहता है, कौन सी साइड में, कहाँ पे रहता है, जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा। लेफ्ट में रहता है। मेरे को भी NDRF में आने से पहले यही था कि लेफ्ट में रहता है। अपने शरीर में हार्ट सेंटर में रहता है, लेकिन थोड़ा सा लेफ्ट में झुका हुआ रहता है, ठीक है। हार्ट सेंटर में रहता है लेकिन थोड़ा उसका झुकाव क्या होता है, लेफ्ट में होता है। तो हमें हार्ट लोकेट करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, अपनी जो रिब्स पसलियां हैं उनके लास्ट एंड से चलना, जहां पे पसलियां खत्म होती है तो यहां से ऐसे करके दोनों हाथ से क्या करना है, हाथ सेंटर की तरफ लाना है। और जहां पे वो मिलती है, जहां पे लास्ट में आके मिलती है, वहां पे क्या रहता है, अपना जायफाइड प्रोसेस रहता है। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका अपना स्टर्नम है। स्टर्नम के हम मिडिल से चलते हैं तो लास्ट में आपको जैसे पहले भी बताया था, लास्ट में जाएंगे तो वहां पे एक गड्ढा आता है, वहीं पे अपना एक जायफाइड प्रोसेस रहता है। अब वो जायफाइड प्रोसेस लोकेट हो गया तो उससे जायफाइड प्रोसेस लोकेट होने के बाद में उससे 2 अंगुल ऊपर की साइड में, अपने मुंह की तरफ, गर्दन की तरफ 2 अंगुली ऊपर में लेना है। और जहां पे 2 अंगुलियों का नाप लिया हमने, उस वहीं पे अपने को क्या करना है, अपना मास्टर हैंड का जो हथेली है उसका ये हिस्सा प्लेस करना है, जैसे आपको सामने करके बताया जा रहा है। ये प्लेस कर दिया तो उसके बाद में उसको हाथ को वहां से मूवमेंट नहीं करना है, क्योंकि हमने हार्ट लोकेट किया है इतना प्रोसेस करके, और उसको हाथ को मास्टर हैंड को वहां प्लेस कर दिया। मास्टर हैंड को प्लेस करने के बाद में हमें अपना दूसरा हाथ उसमें किस प्रकार लॉक करना है। एक हाथ जैसे आपको सामने दिख रहा हो प्रैक्टिकल में, हार्ट लोकेट किया, उसके बाद में मास्टर हैंड प्लेस किया और दूसरा हाथ उसमें क्या करना है, लॉक करना है। ये लॉक करने के बाद में अपना पूरा बॉडी वेट सीधा रखना है, साथ में कंधे से लेके पूरे हथेली जहां तक टिका रखी वहां तक एक लेवल में सीधा रखना है, वो बीच में मुड़ना नहीं चाहिए। ये कर लिया, ये पोजीशन ले ली। उसके बाद में अब उसको क्या करना है, हमें उसके चेस्ट को कंप्रेस करना है। वो चेस्ट को कंप्रेशन कितना करना है, इसमें 5 साइकिल रहते हैं, 5 चक्कर देने हैं। 1 मिनट में हमें 100 से 120 बार कंप्रेशन करना रहता है। 1 मिनट में 100 से 120 बार कंप्रेशन करना रहता है। एक कंप्रेशन, ये एक साइकिल 30 कंप्रेशन का होगा, मतलब हमें 30 कंप्रेशन देना है और उसके बाद में 2 रेस्क्यू ब्रीथ देनी है। तो पहले कंप्रेशन किस प्रकार देते हैं वो दिखाया जाएगा आपको। तो स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ऐसे मतलब 30 कंप्रेशन का एक साइकिल हमें उसको देना है। ये 30 कंप्रेशन जैसे हो जाते हैं, अब इसको बोलेंगे कि कितना दबाना है, कितना हमें कंप्रेस करना है। अगर हम बहुत ज्यादा दबा देंगे उसकी पसली तोड़ देंगे, तो हमें ये 5 एडल्ट जो 10 साल से ज्यादा उम्र के हैं उनमें 5 से 6 सेंटीमीटर दबाना है, और जो 1 से 9 साल के बच्चे रहते हैं उनमें हमें 4 से 5 सेंटीमीटर तक दबाना रहता है। और जो बच्चा है 1 साल से कम उम्र का इन्फेंट, उसमें ओनली 2 से 3 सेंटीमीटर उसको कंप्रेस करना है। जैसे 30 कंप्रेशन हम काउंटिंग के साथ कंप्लीट करते हैं, उसके बाद में उसको 2 रेस्क्यू ब्रीथ देनी होती है। रेस्क्यू ब्रीथ के लिए क्या करना है, उसके
जो भी पेशेंट है उसके नाक को क्या करना है, पिंच करना है और अपने मुंह से सांस लेना है और उसको मुंह सटा के हमें सांस देना है। अब ये है कि हमें मुंह से सांस सटा के देना है, कैसे देना है, इसके लिए हमें हो सके जैसे 3 मेथड आते हैं हमारे पास। सबसे पहले रहता है एक पॉकेट मास्क, CPR मास्क। एक 1 वे मास्क रहता है जिसमें अगर हम सांस देंगे तो हमारी सांस तो उसकी तरफ जाएगी, लेकिन उसकी जो भी सांस है हमारी तरफ नहीं आएगी, तो इसको बोलते हैं माउथ टू मास्क। दूसरा मेथड रहता है माउथ टू बैरियर, जैसे एक फेशियल टाइप का बैरियर रहता है जो उसके मुंह से मुंह डायरेक्ट हमें टच नहीं होने देता है, तो हम इसको ये बैरियर बोलते हैं, माउथ टू बैरियर, हम उसको सांस दे सकते हैं। तीसरा रहता है माउथ टू माउथ, जिसमें हम क्या है कि कोई बैरियर कुछ नहीं यूज करते। ये तीनों चीज किस लिए हम यूज करते हैं कि हम जो पेशेंट है, हो सकता है उसको कोई बीमारी हो या उसकी बीमारी हमारे को नहीं लगे, या हमारे को हो सकता है कोई बीमारी हो तो हमारी बीमारी उसको नहीं लगे, इसके लिए हम ये बैरियर यूज करते हैं। अगर आपके पास उस समय ये चीजें नहीं है तो आप उसकी जगह रुमाल यूज कर सकते हैं, रुमाल को उसको मुंह पे रख के हम सांस दे सकते हैं। तो सांस देने के लिए सबसे पहले उसको क्या करना है, उसके नाक को पिंच करना और अपने मुंह से पूरी सांस लेनी है और उसके मुंह में जैसे रुमाल लगा के 2 बार रेस्क्यू ब्रीथ देनी है। ये रेस्क्यू ब्रीथ 4 से 5 सेकंड का रहता है। एक बार सांस लिया, उसको मुंह में पूरा सांस दिया ऐसे, फिर दोबारा से सांस लिया, फिर दोबारा सांस दिया, तो ये एक साइकिल ही कंप्लीट हुआ। मतलब 30 बार कंप्रेशन किया हमने, 2 रेस्क्यू ब्रीथ दी। तो इसी प्रकार टोटल हमें 5 साइकिल करने कंटिन्यू। उसमें टाइम ऐसा नहीं कि हम धीरे धीरे करें। 30 कंप्रेशन किया, तुरंत रेस्क्यू ब्रीथ दी, फिर 30 कंप्रेशन किया, फिर 2 रेस्क्यू ब्रीथ दी, ऐसे करके 5 बार हमें करना है। और ये लगभग 2 मिनट में आपका पूरा हो जाना चाहिए। अप्रोक्स 2 मिनट में आपका 5 साइकिल पूरे हो जाने चाहिए। जैसे 5 साइकिल कंप्लीट होते हैं, आप बोलेंगे कि हम सांस लेते हैं तो कितना % ऑक्सीजन लेते हैं सांस में? आप स्टूडेंट हैं, सभी 12th तक पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम सांस लेते हैं तो वातावरण से कितना % ऑक्सीजन लेते हैं? वातावरण में कितना % ऑक्सीजन है? 21 है ना। तो हम जैसे श्वास लेने के टाइम 21% ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन उसमें से हम अपना शरीर कितना यूज करता है? हम बोलते हैं ना कि सांस लेने में हम ऑक्सीजन लेते हैं, निकालने में कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। तो ये अगर उसको ब्रीथ दे रहा है तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है क्या? ये बोलते हैं ना। तो हम सांस लेते हैं तो उसमें 21% ऑक्सीजन लेते हैं, उसमें से हमारा शरीर केवल 5% यूज करता है, बाकी 16% वापस निकालता है। ठीक है, तो जो 16% ऑक्सीजन निकाल रहा है उसी के द्वारा हम उसको रेस्क्यू ब्रीथ दे रहे हैं, वही। और उसमें रेस्क्यू ब्रीथ जैसे कंप्लीट हो गया, 5 साइकिल कंप्लीट होने के बाद में उसको दोबारा से क्या करना है, कैरोटिड प्लस चेक करना है। उसकी अगर चल गई है तो ठीक है, उसको एडवांस केयर के लिए तब तक आपके पास एम्बुलेंस आ जाएगी, हम उसको आगे भेज सकते हैं। अब ये कि CPR का आपको तरीका बताया, लेकिन CPR देने के दौरान हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए? जैसे हमने पहले रिस्पॉन्सिवनेस चेक कर लिया और उसको हमें CPR देना है, उसकी पल्स भी एब्सेंट है, ब्रीथिंग एब्सेंट है, तो हमें उसको CPR देना है। तो उसको पहले तो एक सुरक्षित जगह पे लिटाना है। हो सकता है वो पेशेंट सड़क के किनारे पे लेटा हो, तो हो सकता है कोई गाड़ी आए हो या और कुछ आए, टक्कर मार सकता है ना उसको। तो उसको पहले सुरक्षित जगह पे लिटाना है। सुरक्षित जगह पे ऐसी जगह पे लिटाना है जो हार्ड सरफेस हो, नीचे मतलब मुलायम नहीं हो, जैसे पक्का फर्श हो सकता है, या जमीन भी हो तो वो हार्ड हो। अगर नीचे से हार्ड नहीं होगा तो जो हम कंप्रेशन देंगे, जो हम दबा रहे हैं, वो प्रॉपर नहीं लगेगा। दूसरा, उसके जैसे हम उसको CPR देने जा रहे हैं तो उसके शरीर को चेक कर लेना है कि उसके शरीर पॉकेट में, जेब में उसके कोई ऐसी चीज तो नहीं है, नुकीली चीज, पेन हो सकता है या और चाबी हो सकती है, वो उसके वहां से निकाल देना है, क्योंकि हम उसको दबाएं तो उसको चुभ सकती है। अपने हाथ में से
कहीं अंगूठी पहन रखी हो, कड़ा पहन रखा और कुछ हो नुकीली चीज, तो वो भी हम अपने हाथ से निकाल देना है, क्योंकि वो उसको चुभ सकती है। ठीक है। और इसमें एक आता है कि सीपीआर किसको नहीं देना है। जैसे मान लो प्लस एब्सेंट, ब्रीथिंग एब्सेंट है, चेक कर लिया, उसको सीपीआर देना है। लेकिन इसमें 3-4 ऐसी कंडीशन है कि ऐसा अगर कोई आदमी मिलता है तो उसको हमें सीपीआर नहीं देना है। पहला है कि किसी का शरीर का कोई अंग कट के साइड गिर गया है तो उसको हमें सीपीआर नहीं देना है, क्योंकि उसमें सीपीआर देने से कोई फायदा नहीं है। दूसरा है कि रिगर मोर्टिस, कई बार ऐसा होता है कि मृत्यु होने के बाद में शरीर अकड़ गया हो तो उसको सीपीआर नहीं देना है। एक होता है कि लिविडिटी। लिविडिटी मतलब अपने शरीर में कई बार ऐसे देखोगे कि शरीर का अगर डेथ कर गया और पूरा ब्लड ये क्या होता है पेट के निचले हिस्से में इकट्ठा हो जाता है, वहां से नीला हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में भी हमें सीपीआर नहीं देना है। चौथा है कि डिकम्पोजिशन, अगर कोई बॉडी ऐसी है कि वो डिकम्पोज हो गया तो उसको भी हमें सीपीआर नहीं देना है। तो अभी मैं इस साइड से मुतबेदर कोई भी 2 गर्ल्स और 2 बॉय भेज दो आगे। अभी आपको सीपीआर का प्रोसेस बताया ना, अभी आप में से 2 आदमी, 2 बॉयज में 2 गर्ल्स में आके यहाँ पे इसका प्रैक्टिस करेंगे, देखें कितना समझ पाए नहीं या नहीं समझ पाए। चलो चलो शाबाश। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि गलत है कि सही है, यहाँ पर आपको नंबर नहीं मिल रहे इसमें। चल चलो हाँ शाबाश। मैडम भेजिए, आप भेजिए, ऐसे नहीं आएंगे, जबरदस्ती भेजिए। अब जो प्रोसेस बताया उसको चेक करना है कि बात में लगी। तो सबसे पहले क्या करना है, उसके पास है हमें बैठना है घुटने टिका के। घुटने टिका के बैठ। सबसे पहले क्या किया इन्होंने, आया उसके पास बैठे घुटने टिका के, उसका रिस्पॉन्सनेस चेक करना है। रिस्पॉन्सनेस चेक करने के लिए क्या करना है, रिस्पॉन्सनेस चेक करो। उसको जो भी कंधे हैं वहां पे उसको 3 बार मार के क्या करना है कि आप ठीक है। तो इन्होंने रिस्पॉन्सनेस चेक कर लिया, उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसके बाद में क्या मेथड बढ़ाया था, सीएबी। सीएबी मेथड से क्या करना है, पहले सर्कुलेशन चेक करना है। सी फॉर सर्कुलेशन। सर्कुलेशन चेक करने के लिए कौन सी प्लस चेक करनी है, कौन सी प्लस चेक करनी है, गले के पास चेक करने के लिए बताया कैरोटिड। कैरोटिड प्लस चेक किया, 10 सेकंड तक पल्स एब्सेंट मिला। उसके बाद में एयरवे, एयरवे उसका खुला है कि नहीं खुला है उसको खोलना है। पल्स इन्होंने चेक कर ली, पल्स एब्सेंट है, फिर एयरवे के लिए एयरवे चेक किया, एयरवे को ओपन किया। कौन से मेथड से, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट, मतलब सिर को दबाना थोड़ा और चिन को उठाना। एयरवे खोलने के बाद में उसका ब्रीथिंग चेक करना है। ब्रीथिंग के लिए मेथड बताया आपको, LLF, लुक लिसन फील वाला। चेस्ट के ऊपर हाथ रखना है थोड़ा ऊपर, और अपने कान को उसके नाक के पास सटाना है और गाल को उसके मुंह के पास रखना है। अब ये है कि इतना हमने बताया, इतना, लेकिन बातों में ध्यान होने से समझ में नहीं आती है फिर चीजें। ब्रीथिंग चेक की, ब्रीथिंग चेक करने के बाद में ब्रीथिंग एब्सेंट। अब इसके बाद में हमें स्टार्ट सीपीआर। सीपीआर चेक स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हार्ट को लोकेट करना है। हार्ट कैसे लोकेट करने के लिए कैसे बताया था, अपनी पसली से लास्ट एंड से लाते हुए जायफाइड प्रोसेस में, जायफाइड प्रोसेस से 2 उंगली ऊपर की साइड, और वहीं पे अपना मास्टर हैंड प्लेस करना है। मास्टर हैंड रखने के बाद में दूसरा हाथ उसमें लॉक करना है और अपना शरीर का ऊपर कोहनी सीधी रखते हुए उसके ऊपर देना है, और उसके बाद में कंप्रेशन स्टार्ट करना है। 30 टाइम तो कंप्रेशन देना है। अब ये देखना उनकी कोहनी भी मुड़ रही है, साथ में पूरा ऐसे
झूल रहे हैं, और ये फास्ट होना चाहिए। आपको 1 मिनट में 100 से 120 बार करना होता है। जैसे कंप्रेशन फिनिश हुआ, कंप्रेशन के बाद में तुरंत उसको 2 रेस्क्यू ब्रीथ देनी है। ब्रीथ देने के लिए उसको रुमाल रखना है और उसके नाक को पिंच करना है। जैसे 2 रेस्क्यू ब्रीथ दे दी, उसके बाद में दोबारा से कंप्रेशन स्टार्ट करना है। बस ये 1 साइकिल हो गया। इसी प्रकार 5 साइकिल आपको कंटिन्यू करने हैं। अभी गलत में से थोड़ा जल्दी करो, ये टाइम आपका फिर क्या है कि टाइम खत्म हो रहा है थोड़ा। अभी ये क्या है कि हम पहले वाला पार्ट इसमें छोड़ रहे हैं, इससे सीधा क्या है कि कंप्रेशन सीपीआर वाला करा रहे हैं, क्योंकि टाइम थोड़ा कम है। तो इन्होंने सबसे पहले क्या है, इसका हार्ट लोकेट करना है। हार्ट लोकेट करिए, पसले के नीचे से ऐसे लाके उसका हार्ट लोकेट करना है, और फिर उसमें जायफाइड प्रोसेस मिल गया, वहां से 2 उंगली ऊपर में लेके वहां पे अपना मास्टर हैंड रखना है। मास्टर हैंड रखना है, मास्टर हैंड रखने के बाद में दूसरा हैंड लॉक उसमें लॉक कर देना है। दूसरा हैंड लॉक करके उसका पूरा अपना वजन देना, उस पे आगे होना, पीछे से आगे। हाँ, कोणी मुड़नी नहीं चाहिए आपकी। हाँ, कोणी को लॉक रखना, शाबाश। आप कोणी को लॉक रखना, गोपाल को खड़ा करके सपोर्ट। तो ये है सीपीआर का पूरा प्रोसेस, जैसे आपने समझा होगा। उसके बाद में 2 रेस्क्यू ब्रीथ देनी है। अब इसमें ये है कि जैसे बच्चा एडल्ट और चाइल्ड 1 साल से जो भी ज्यादा उम्र के रहते हैं, उनमें मेथड यही है, लेकिन उनका कंप्रेशन जो कितना दबाना, चेस्ट को कितना दबाना, वो अलग अलग है, आपको जो बताया। और बच्चे में थोड़ा सा इसका देने का तरीका अलग आता है, जो 1 साल की उम्र तक का रहता है। आप ही बताओ उसको, आप ही बता दें उनको भेज। अब बच्चा रहता है जैसे 1 साल का, हम अगर उसको पूरे हाथ से ऐसे दबाएंगे, जोर देंगे, तो उसकी पसली टूट सकती है। तो बच्चे में देने के लिए अपनी दोनों उंगली को इस प्रकार रखना है, और उसके चेस्ट में 30 टाइम यही कंप्रेशन देना है। बच्चे में 30 टाइम नहीं देना है, उसमें 15 बार देना है। 15 टाइम दिया, उसके बाद में उसको 2 रेस्क्यू ब्रीथ देनी है, ठीक है। और बच्चे में जो ब्रीथ देने के लिए क्या है कि हमें उसके नाक को पिंच नहीं करना, नाक को बंद नहीं करना, नाक खुला रखना है, और उसको पूरा मुंह से मुंह सटा के भी उसको सांस नहीं देना है, उसको थोड़ा बस पप टाइप का देना है, ठीक है। हो गया। अभी ये था सीपीआर। अब सीपीआर के बाद में कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि हमारे को कोई पेशेंट ऐसा है, उसको स्ट्रेचर पे ले जाना है। तो सभी घर में स्ट्रेचर नहीं रहता, पेशेंट भारी है, या उसको हॉस्पिटल पहुंचाना है या एम्बुलेंस तक पहुंचाना है। तो घर में ऐसी कौन सी चीज है जिनसे हम स्ट्रेचर तैयार कर सकते हैं? ठीक है, ठीक है। एक बार सभी इनके लिए तालियां बजाएंगे। अभी घर में सभी के कंबल, बेडशीट, चादर मिल जाता है, उससे हम स्ट्रेचर बना सकते हैं क्या? आता है बनाना स्ट्रेचर?
हमारे घर में ऐसा, हमारे पास जैसे ये 2 पाइप है, या तो ऐसे पाइप मिल जाए लोहे के या स्टील का कोई मिल सकता है, या वो नहीं होती तो घर में बांस की लकड़ी या और कोई लकड़ी हमारे घर में मिल सकती है। तो ऐसी 2 लकड़ी लेनी है और एक चादर या कंबल लेना है। तो एक पाइप को क्या करना है, लेके उसके दोनों तरफ वो कंबल को बीच में रख लेना है। फिर दूसरा पाइप क्या करना है, उसको जो अपना पेशेंट है, मरीज है, उसके साइज के हिसाब से लेके इस प्रकार उसको चादर या कंबल को उल्ट देना है। तो उसके लिए ये आपका स्ट्रेचर बनके तैयार हो गया, इम्प्रोवाइज्ड स्ट्रेचर। हम इसको जैसे कोई पेशेंट है उसको मूव कराने के, एम्बुलेंस तक ले जाने के लिए, हॉस्पिटल ले जाने के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन जैसे हमने ये स्ट्रेचर बनाया तो इसको सबसे पहले क्या करना है, चेक करना है। चेक किससे करना है, अपने से खुद से चेक करना है, पेशेंट से चेक नहीं करना उसको। 5 स्टूडेंट आता हो जल्दी। इसको पेट के बल लेट जाओ, पेट के बल लेट जाए। तो इसको चेक करने के लिए क्या है कि जो हमें पेट के बल लेटना है और अपने दोनों हाथ क्या करना है, जमीन की तरफ रखना है, जमीन की तरफ करना है, हाथ को नीचे लगता है सीधा। इसको ऐसे जमीन की तरफ इसलिए रखते हैं, हमने चेक कर रहे हैं क्या पता है कि इसकी मजबूती कितनी है, नहीं है। अगर ये बाई चांस टूटता भी तो उसके हाथ क्या रहेंगे, जमीन पे टच हो जाएंगे। हमने खुद से इसको चेक कर लिया, उसके बाद में हम उसको पेशेंट को इसके ऊपर लिटा सकते हैं। जैसे कोई दूसरा पेशेंट है उसको लिटाया उसके ऊपर और उसको फिर हम एम्बुलेंस या हॉस्पिटल ले जाना हो तो उसको ले जा सकते हैं। अब ले जाने का तरीका कैसे है, उसको पोजीशन बता, इनको पोजीशन बता देना। अब इसको पोजीशन 4 आदमी जैसे इसके साथ रहेंगे, कैसे उनको उठाना है। सभी को अंदर वाला घुटना टिकाना, पेशेंट की साइड वाला घुटना टिका के चारों आदमी को क्या करना है, काउंटिंग के साथ इसको एक साथ ऊपर उठाना धीरे धीरे। अगर एक साइड से ऊपर उठा लिया, एक साइड से नीचे रहेगा तो पेशेंट नीचे गिर सकता है। तो 1 2 3 ऐसे करके हम उसको पेशेंट को मूव करा सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं। और दोबारा नीचे रखने के टाइम भी हमें एक साथ काउंटिंग के साथ उसको रखना है नीचे, 1 2 3 डाउन। तो धीरे धीरे उसको हम पेशेंट को एक साथ नीचे रख सकते हैं। तो ये है कंबल के द्वारा हम घर में स्ट्रेचर कैसे बना सकते हैं। दूसरा है कि अपने घर में सभी के बोरी मिल जाती है, चावल गेहूं आटे की कोई बोरी मिल जाती है सभी के घर में। तो बोरी से कैसे हम स्ट्रेचर बना सकते हैं। हमें कोई भी 2 बोरी लेना है या 3 लेना है, उसका एक साइड से मुंह खुला रहता है, एक साइड में बंद रहता है। जिस साइड से मुंह बंद रहता है उसके दोनों कोने पे क्या कर लेना है, 2 छेद कर लेना और ऐसे 2 लकड़ी या 2 पाइप लेके दोनों साइड से उसको बोरी को उसके अंदर पहना देना है। पहना के दोनों बोरी को क्या करना है, ओवरलैप कर लेना है थोड़ा सा। इस प्रकार हम स्ट्रेचर बना सकते हैं और उसको उसी प्रकार एक बार चेक कर लेना है। चेक करके उसके बाद में पेशेंट को हम लिटा सकते हैं। ठीक है। अभी कई बार होता है कि ये तो घर में उपलब्ध रहती है कंबल बोरी, हम रास्ते से जा रहे होते हैं, 5-7 फ्रेंड जा रहे हैं या चीज है, तो हम उस दौरान कोई ऐसे पेशेंट को हमें उठाना है, ले जाना है, तो हम सभी क्या रहते हैं कि टी शर्ट या शर्ट पहने रहते हैं। तो उससे हम स्ट्रेचर कैसे बना सकते हैं उस दौरान अगर जरूरत पड़े तो। तो ऐसे जैसे हम टी शर्ट पहने हैं, टी शर्ट पहने हुए तो 2 अपने को क्या करनी है, वहां पे आसपास से कोई भी लकड़ी लेना है, लकड़ी लेके ऐसे क्या उसको पकड़ लेना है। तो उसके बाद में जो भी तीसरा आदमी रहे उसको इस प्रकार टी शर्ट उतार के हम स्ट्रेचर अपने से इम्प्रोवाइड बना सकते हैं इमरजेंसी में। इस प्रकार 2 टी शर्ट है तो अगर पेशेंट का वेट कम है तो हम 2 टी शर्ट का यूज कर सकते हैं।
पेशेंट का वेट ज़्यादा तो हम 3-4 उस हिसाब से हम पेशेंट की साइज के अनुसार टी शर्ट यूज करके स्ट्रेचर बना सकते हैं। तो ये इम्प्रोवाइज स्ट्रेचर कैसे हम घर में बना सकते हैं। जैसे हमारा ईंधन साइड कर दिया, कहीं पे लकड़ी है और साइड कर दिया तो ईंधन खत्म हो जाएगा, आग बंद हो जाएगी। अगर ऑक्सीजन उसकी बंद कर दी, कमर से लपेट दिया, कहीं आग लगा रखी है या कहीं एकदम रूम को पूरा लॉक कर दिया, कहीं से भी उसको हवा नहीं मिल पा रही है तो आग बंद हो जाएगी। ताप को हम अगर कूलिंग कर देते हैं पानी के द्वारा, किसी के द्वारा कूलिंग कर देते हैं तो भी आग बंद हो जाएगी। आग मुख्यतः 5 प्रकार की होती है, A, B, C, D और K। A, B, C, D, K। A में आता है आपका जो भी पेपर, प्लास्टिक, कागज, लकड़ी, ये A टाइप की आग में आते हैं। B टाइप की आग में होती है जो भी जलने वाला पेट्रोल और गैस, लिक्विड और गैसेज जलने वाले। C टाइप में आता है आपके बिजली के द्वारा लगी हुई आग, इलेक्ट्रिक आग। और D में आता है आपका कोई भी मेटल, धातु की आग, जिसमें कोई भी धातु जिसमें आग लगती है उसको हम डी टाइप में रखते हैं। और के टाइप में आता है किचन में जो भी ऑयल्स यूज होते हैं, फैट्स यूज होते हैं, उनमें अगर कोई आग लगती है तो उसको के टाइप में मानते हैं। अब इन आग को बुझाने के लिए जैसे हमारे घरों में या कहीं स्कूल में, हॉस्पिटल, कहीं भी देखते हैं हम कि फायर एक्सटिंग्विशर लगे रहते हैं, बड़े बड़े मॉलों में रहता है। अब ये फायर एक्सटिंग्विशर छोटी आग के लिए, जैसे आग स्टार्ट हुई उस दौरान हमें यूज करने में करेंगे तो कामयाब रहता है। अगर आग बहुत दूरी में फैल गई उस दौरान हम अगर इसको यूज करें तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अब इसको यूज करने का एक तरीका है PASS, पास, जिसको पास मेथड बोलते हैं। पास मेथड में क्या होता है, P फॉर पुल द पिन। जैसे कोई भी एक्सटिंग्विशर रहता है उसका पहले एक मीटर रहता है, उसमें वो मीटर चेक कर लेना कि वो भरा है कि नहीं भरा है। इसमें ये एक मीटर रहता है, यहाँ पे इसमें निशान रहता है ग्रीन और रेड। भरा होगा तो रेड में रहेगा और खाली रहेगा तो वो, ये भरा हुआ रहेगा तो ग्रीन में रहेगा, खाली रहेगा तो रेड में आ जाएगा। तो पहले चेक कर लेना। चेक करने के बाद में सबसे पहले P फॉर पुल द पिन, इसका जो पिन है उसको खींचना है हमें, मतलब पिन को खींचो, पुल द पिन। P हो गया। A फॉर एम द नोजल, जो इसका नोजल है जहां पे आग लगी है उसका बेस, मतलब जहां से आग शुरुआत हो रही है नीचे से, वहां पे उसको एम करना है नोजल को। तीसरा एस फॉर स्क्वीज द हैंडल, इसका जो हैंडल है उसको दबाना है, स्क्वीज द हैंडल हो गया। फिर दूसरा एस, स्वीप साइड बाय साइड, जैसे हम झाड़ू नहीं लगाते घर में लड़कियां, लेडीज, उसे झाड़ू की जैसे इसको साइड टू साइड उस आग पे, बेस पे हमें इसको एम करके हम आग बुझा सकते हैं। तो इसका ये मेथड होगा PASS। P फॉर पुल द पिन, A फॉर एम द नोजल, S फॉर स्क्वीज द हैंडल, सेकेंड एस स्वीप साइड बाय साइड। ठीक है, अभी आता है कि कई बार अगर कहीं पे ऐसे बाढ़ की स्थिति होती है या और हम बाढ़ में फंस गए, उस दौरान हमारे घर में कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे हम फ्लोटिंग डिवाइस बना के रख सकते हैं। जैसे हमारी टीम है, हमारे पास इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है आपके सामने, ऐसा नहीं कि कोई गलत काम कर रहे हो जो आपको हंसी आ रही है। आपको देखना सीखना है, हंसने से बढ़िया कुछ सीखोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आप अपना कीमती समय पढ़ाई का यहाँ पे लगा रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि उस कीमती समय को हमें यूज करना है।
जब हमें अभी ये लग रहा होगा कि ये हंसने वाली बात है, लेकिन जब आदमी परिस्थितियों में फंसता है तब याद आता है कि उस दिन हमें सीख लेते तो अच्छा रहता। क्या पता आज हम अपनी जान बचा सकते थे या किसी दूसरे की जान बचा सकते थे। ठीक है, तो हमारी टीम आती है, जैसे हमारी टीम के पास स्टैंडर्डाइज्ड फ्लोटिंग डिवाइस रहती है, जो इसमें मुख्यतः हमारे पास अभी 2 हैं। जैसे आपके सामने ये फ्लोटिंग डिवाइस है, पहने इसको नाम है लाइफ जैकेट। कई बार बाढ़ की स्थिति के दौरान ऐसा होता है कि बहुत बड़े इलाके में बाढ़ आ गई, उस दौरान हमारी टीम सब तक नहीं पहुंच पाती है, या और कोई रेस्क्यू टीम आएगी तो सभी तक एक साथ नहीं पहुंच पाएगी। तो हम अगर या आ रहे हैं, आपको ये लाइफ जैकेट दे रहे हैं, तो उसको आपको पहनने का तरीका आना चाहिए, उसका आपको कैपेसिटी पता होना चाहिए कि कितना वेट ये डूबने नहीं देगी। तो इसका नाम लाइफ जैकेट है। ये 120 केजी 120 किलो तक के आदमी को वजन को डूबने नहीं देती पानी में, और इसका एक टाइम लिमिट है, 72 घंटे तक अगर इसको आप पानी में पहन के रहेंगे तब तक आपको डूबने नहीं देगी। 72 घंटे बाद में कंपनी ये बोल सकती है कि इसके 72 घंटे बाद में आप डूब सकते हो। तो 72 घंटे बहुत होते हैं। अगर आपको ये मिल जाती है पहन के, तो आप इसके द्वारा पहनने के दौरान सावधानी हमें ये रखनी है कि जो भी इसकी स्ट्रिप है उसको अच्छे से टाइट करके पहनना है, चैन अच्छे से बंद करनी है। अगर हम इसको टाइट बंद नहीं करेंगे तो पानी की नीचे से उछाल मारता, उस दौरान ये ढीली रहेगी तो निकल जाएगी, और निकल गई तो निकल के साइड जा सकती है और हम डूब सकते हैं। ठीक है, तो ये लाइफ जैकेट। सेकंड है लाइफ बॉय, इसका नाम है लाइफ बॉय। इसकी वेट कैपेसिटी है 360 केजी। 360 केजी मतलब 4 आदमी को ये पानी में डूबने नहीं देगी एक साथ। 4 आदमी अगर इसको पकड़ के रखते हैं पानी में तो डूबेंगे नहीं। और इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है, मतलब लाइफ टाइम तक आप पानी में रखो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका पकड़ने का तरीका किस प्रकार है, अगर आपको ये दी जाती है तो उस दौरान किस प्रकार इसको पकड़ना है। इसका पकड़ने का तरीका आप सामने देख रहे हो कि इस प्रकार इसको आपको 4 आदमी पकड़ के पानी में स्टेबल रह सकते हैं और बच के दूसरी जगह जा सकते हैं। तो ये कंपनी के द्वारा बनाई फ्लोटिंग डिवाइस, लेकिन ये सभी घरों में नहीं मिल पाती। अब हमें क्या करना है कि घर में कौन सी ऐसी फ्लोटिंग डिवाइस हम बना सकते हैं। तो उसी में हमने जैसे घर में ये लाइफ जैकेट है, उसी प्रकार की दूसरी लाइफ जैकेट बनाई। वो किससे बनी है, ये जैसी लाइफ जैकेट थी उसी प्रकार हमने घर में लाइफ जैकेट बना ली। इसके अंदर में क्या है, क्या रखना है अंदर में, थर्माकोल। बहुत बढ़िया बताया। तो ऐसे कोई थर्माकोल अपने को लेना है, दोनों साइड में थर्माकोल लगा के उसको एक ऐसे बोरी में रैप करके और उसको बांधने का हम बना सकते हैं। कहीं ये चीजें ऐसी है कि हमें ऐसा नहीं कि बाढ़ है कि उसी दौरान बनानी है, हम घर में बना के रखेंगे तो कभी जब इमरजेंसी में हम उसको यूज कर सकते हैं। रेस्क्यू टीम बुलाई जाती है, सब जगह नहीं आ पा रही है, तो हम उसको यूज करके सुरक्षित जगह में पहुंच सकते हैं। और ये ऐसी चीज है कि खराब भी नहीं होगी कि आप एक पड़ी रखी है तो खराब हो जाएगी। ठीक है, ये लाइफ जैकेट हो गया। या फिर घर में सभी के ऐसे बोतल मिल जाती है, 1 लीटर जो पानी की बोतल है, ये बोतल है वो 4 केजी वजन को पानी में डूबने नहीं देती है। तो जितना भी हमने जिस आदमी के हिसाब से हमें बनाना है उसका वेट के हिसाब से हम इसको बोतल लगा के ये बना सकते हैं। बोतल लगाने के दौरान, बांधने के दौरान 2 जगह ऐसे रस्सी बांध के उसका ढक्कन नीचे में रखना है। साथ में बोतल को अच्छे से चेक कर लेना है कि बोतल में छेद नहीं हो, लीकेज नहीं हो, बोतल में पानी नहीं घुसना चाहिए, बोतल का ढक्कन अच्छे से बंद होना चाहिए। ठीक है, ऐसे घर में और कई चीजें होती है, जैसे वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, उसके द्वारा हम फ्लोटिंग डिवाइस बना सकते हैं। पानी का मटका आता है सभी के, कई घरों में प्लास्टिक के पानी के मटके होंगे, स्टील के मटके होंगे, तो उसपे उसके मुंह को पॉलीथीन से अच्छे से बांध के बीच में एक उसके बोरी या रस्सी रख के हम उसके द्वारा फ्लोटिंग डिवाइस बना सकते हैं, जरीगन के द्वारा बना सकते हैं। ठीक है, अभी एक लास्ट है कि अर्थक्वेक। अगर 5 मिनट का आपका अर्थक्वेक क्या होता है और अर्थक्वेक से पहले, अर्थक्वेक के दौरान और बाद में हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए। अगर आप स्कूल में हैं उस दौरान अगर मान लो भूकंप आ जाता है तो क्या करोगे, क्लास में बैठे हैं तो क्या करेंगे, मान लो भूकंप की आपको सूचना मिल जाती है कि भूकंप आ गया तो क्या करेंगे आप बताओ।
ये सभी बातों में लगे, किसी को कोई सावधान बैठ होता है आपके, सभी सावधान बैठ। अब भूकंप, मैं पूछ रहा हूं कि आपकी स्कूल में क्लास में आप बैठे हैं, उस दौरान भूकंप आ जाता तो क्या करेंगे? दौड़ के बाहर आएंगे ना। और उसी दौड़ने के दौरान गेट छूटा है तो एक दूसरे को या तो चोट मारेंगे या एक दूसरे को कोई गिर गया उसके ऊपर से आते रहेंगे फिर कि मेरे को पहले निकलने दो, मेरे को पहले निकलने दो। और भूकंप आया उसी दौरान मान लो बिल्डिंग हिली और कोई वस्तु आपके ऊपर गिर जाएगी, तो सबसे पहले उसके लिए क्या मेथड आता है? एक मेथड है DCH, डी फॉर ड्रॉप। जहां भी आप जिस भी जगह पे हैं भूकंप के दौरान, क्लास में है, अंदर में है, तो इसके लिए क्या करना है? डी फॉर ड्रॉप। आपको जिस भी जगह है वहां पे बैठ जाना है, छोटी पोजीशन में जैसे आप सामने देख रहे हैं ऐसे बैठ जाना है। फिर DC फॉर मतलब कवर। सबसे पहले क्या करना है? अपने पास जैसे बैग रहता है इस क्लास में या कोई और वस्तु है, या अपने हाथ से क्या करना है? अपने सिर को कवर करना है। D फॉर ड्रॉप, C फॉर कवर। अगर इससे कवर कर लिया, आपकी स्कूल में बेंच है, आप उसके नीचे भी कवर ले सकते हैं। ये कवर क्यों करना है? क्योंकि भूकंप आएगा, बिल्डिंग हो सकता है ऊपर से छत से कुछ गिरे, कोई भी पत्थर, कंक्रीट, लोहे की वस्तु या लग सकती है, तो ये हमें कवर करना है। अगर बेंच के नीचे हमने कवर ले लिया तो जो भी गिरने वाली वो वस्तु रहेगी बेंच के ऊपर गिरेगी और अपने सिर में कहीं भी चोट नहीं लगेगी। D फॉर ड्रॉप हो गया, C फॉर कवर, H फॉर होल्ड। हमें वहां तब तक होल्ड करना है कि जब तब तक भूकंप के झटके आ रहे हैं, या आपके टीचर या आपके जो भी सर है उनके द्वारा ये बताया नहीं जाता कि आप बाहर आ सकते, तब तक हमें होल्ड करके रखना है। तो ये हो गया आपका DCH, ड्रॉप, कवर और होल्ड। हमें अपने सिर को इसलिए बचाना होता है क्योंकि सिर है सबसे मेन पार्ट्स है बॉडी का। अगर सिर में चोट लगी तो फिर आदमी डेथ कर सकता है या उसको कोमा में जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर हाथ पैर में कहीं चोट भी लग जाती है तो इतना कोई प्रॉब्लम ज्यादा होगी नहीं, ठीक है। ये करने के बाद में जैसे आपके सारे या किसी के द्वारा आपको बताया जाता है कि आप अभी बाहर आ सकते हैं, तो बाहर आने के दौरान वहां से निकलना है और वैसे ही छोटी पोजीशन बना के अपने सिर को कवर करते हुए एक एक लाइन में आके बाहर जो सेफ पैलेस हो, जैसे खुली जगह हो, आसपास कोई पेड़ नहीं हो, कोई बिजली का पोल नहीं हो और कोई बिल्डिंग नहीं हो, ऐसी जगह सभी को इकट्ठा होना है। इकट्ठा होके वहां पे आप जो भी क्लास टीचर है उनके द्वारा आपको आपकी काउंटिंग की जाएगी कि सुबह जितने प्रेजेंट स्कूल में थे उतने स्टूडेंट बाहर आए कि नहीं आए। अगर हो सकता है कोई जवान जख्मी हो गया हो, घायल हो सकता है, किसी को चोट लग सकती है, अंदर रह गया, तो उसकी पता चल सके हमें। ऐसे हमें घर में क्या करना है? घरों में कोई भी भारी वस्तु या भारी वस्तु को घर में ऊपर में ज्यादा नहीं रखना है। भूकंप के दौरान चीजें हिलती हैं तो उस दौरान भारी वस्तु नीचे गिरेगी तो हमें चोट लग सकती है, इसलिए घरों में हमेशा भारी वस्तुओं को नीचे में रखना चाहिए। और भूकंप के दौरान जो भी कांच की खिड़की दरवाजे हैं उनके आसपास नहीं रहना चाहिए क्योंकि वो टूट के हमें चोट लग सकती है। ऐसे इसी प्रकार घर में या स्कूल में जो भी ऊपर फैन या कुछ कोई चीज लगी है उसको अच्छे से टाइट करके रखना चाहिए। भूकंप की अगर हमें पता चल गया कि भूकंप आ रहा है तो सबसे पहले लाइट का मेन स्विच बंद कर देना चाहिए और गैस का कनेक्शन बंद कर देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है बिल्डिंग गिरे उसके दौरान करंट फैल सकता है, गैस का रिसाव हो सकता है। तो ये है भूकंप के। और आपको जो भी आपत्ति व्यवस्थापन से संबंधित जानकारी, स्कूल सेफ्टी से संबंधित जानकारी आपको यहाँ पे दी गई। आपने अब अपने कीमती समय से इतना समय निकाला इसको